हृदय की तुम हो प्यारी सी मुस्कान, 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 मुस्कान। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सतनाम कौर और मैं हूँ राज सिंह वर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के प्रोग्राम मुस्कान में। कहते हैं ज्ञान ही रोशनी है और ज्ञान ही शक्ति है और ज्ञान ही हमें आगे बढ़ाता है। पर जब हम इस ज्ञान की बात करते हैं तो क्या किताबी ज्ञान ही एक्चुअल ज्ञान है? आज हमारी डिग्रीज तो बढ़ रही हैं, लेकिन हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस क्यों कम हो रहा है? ऐसा क्यों है राज? मुझे लग रहा है कि जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, एजुकेशन हमें सिखाता है हम compete करें और वेल्थ क्रिएट करें, लेकिन हमें चाहिए हम कोलैबोरेट कैसे करें और वेलनेस क्रिएट करें, जो अनफॉर्चुनेटली काफ़ी जगह नहीं सिखाया जाता है। एजुकेशन सिस्टम में इसको इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए हमें चाहिए हॉलिस्टिक एजुकेशन, ताकि हम लाइफ के चैलेंजेस को डील कर पाएं। बिल्कुल सही कह रहे हो राज। इसी के साथ आज का प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं और होलिस्टिक एजुकेशन का जो हमारा आज का टॉपिक है उसको आगे बढ़ाते हैं। मिलते हैं हमारे आज के पैनलिस्ट से। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं मिसेस लीना महेंद्र जी का। हमारे साथ हैं आज के हमारी दूसरे पैनलिस्ट ब्रह्म कुमारी उषा दीदी जी। ओम शांति। ओम शांति। हमारे साथ हैं मिसेस स्वाति बेड़ेकर जी। नमस्ते। हमारे आज के फोर्थ पैनलिस्ट एंड एक्सपर्ट है डॉक्टर मुकेश गोयल जी। वेलकम टू आवर शो सर। नमस्कार। अब हम देखेंगे रिसर्च के ज़रिए ये हॉलिस्टिक एजुकेशन पे लोगों की क्या राय है और स्थिति क्या है दुनिया की। उसके बाद हम पैनलिस्ट से जानेंगे डिटेल्स इनसाइट ऑन हॉलिस्टिक एजुकेशन और क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। सो लेट्स वॉच दिस लिटिल वीडियो ऑन हॉलिस्टिक एजुकेशन। आज के आधुनिक दौर में महिलाओं को केवल शिक्षित करना काफी नहीं है। जरूरत है कि हम उन्हें संपूर्ण रूप से शिक्षित करें। संपूर्ण शिक्षा का अर्थ है ऐसी शिक्षा प्रणाली जो एकेडमिक्स ही नहीं बल्कि जीवन के सभी पहलुओं पर गौर करे। जैसे यदि एक महिला पेशे से एक डॉक्टर या साइंटिस्ट है, परंतु यदि व्यवहारिक जीवन में वह जिंदगी के संघर्षों का सामना करने में असमर्थ होती है, तो यहीं पर हमारे एजुकेशन सिस्टम की सीमाएं प्रत्यक्ष हो जाती हैं। हमें महिलाओं को केवल आजीविका कमाने लायक ही नहीं बनाना है, बल्कि उन्हें फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली भी मजबूत बनाना है। इसके लिए हमें उनकी संपूर्ण शिक्षा की शुरुआत छोटी उम्र से ही करनी होगी। इससे उनको एक्सपीरियंशियल लर्निंग मिलेगी। इसमें स्कूल्स, कॉलेजेस के साथ साथ समाज के योगदान की भी आवश्यकता है। संपूर्ण शिक्षा ही एक स्त्री को सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक और बौद्धिक स्तर पर सशक्त बना सकती है, जिससे वह जीवन की चुनौतियों का सामना शक्तिशाली होकर कर सकती है और समाज को और देश को अपना बेहतरीन योगदान दे सकती है। डॉक्टर गोयल, आप एजुकेशनिस्ट हैं, आपके व्यूज़ क्या हैं हॉलिस्टिक एजुकेशन के बारे में और क्या क्या अप्रोचेस आपने एक्सपीरियंस किए हैं जो हॉलिस्टिक एजुकेशन में इम्प्लीमेंट हो रहे हैं? ये हम आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं डॉक्टर मुकेश गोयल जी के बारे में। डॉक्टर मुकेश गोयल, आप मुंबई के ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के डायरेक्टर हैं। होलिस्टिक एजुकेशन के महत्व को समझते हुए आप स्टूडेंट्स के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए अपने इंस्टीट्यूट में कई प्रकार के लाइफ स्किल प्रोग्राम्स, बिजनेस स्टिमुलेशन प्रोग्राम्स और इनर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कई वर्कशॉप्स, एक्टिविटीज और गेम्स का आयोजन करते हैं। आपका इंस्टीट्यूट आज लर्निंग बाय डूइंग का उपयुक्त उदाहरण है। एक एजुकेशनिस्ट होने के नाते मेरी राय ऐसी है कि होलिस्टिक एजुकेशन में लर्नर का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। सर्वांगीण विकास बोलो तो माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट तीनों फैकल्टीज़ डेवलप होनी चाहिए, जिससे कि व्यक्ति को एक आइडेंटिटी मिले,
लाइफ का मीनिंग मिले और लाइफ का पर्पस मिले। इसके आगे फिर उसको कनेक्टेड होना चाहिए सोसाइटी से, नेचर से, जिससे कि उसका सर्वांगीण विकास हो के वो एक मीनिंगफुल लाइफ, पर्पसफुल लाइफ जी सके। अनफॉर्चुनेटली आज के एजुकेशन में बहुत डिस्कनेक्ट है। ये तीनों फैकल्टीज डेवलप नहीं होती। हम एक दिशा में आगे बढ़ते हैं, टेक्नोक्रेट बनाते हैं और लोगों को समाज का पता नहीं, दुनियादारी का पता नहीं, वो सिर्फ एक दिशा में आगे बढ़ते हैं और आगे जाके विमुख हो जाते हैं। तो एक होलिस्टिक एजुकेशन में एक्सपीरियंशियल लर्निंग की ज़रूरत है, जिससे कि आदमी को पूरा विकास मिल सके। राइट। हो क्या रहा है कि आजकल के हमारे एजुकेशनल करिकुलम में हम सिर्फ किताबी ज्ञान देते हैं, नेचर से एकदम दूर हो गए हैं, हम इमोशन से दूर हो गए हैं, हम फैमिली से दूर हो गए हैं और समाज से दूर हो गए हैं। तो हम सिर्फ बढ़ते जा रहे हैं, एक दिशा में सीख रहे हैं और फिर नेचर में क्या इफ़ेक्ट हो रहा है उसका, इमोशनल बैलेंस कैसे होना चाहिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए, वो सब चीज़ें हम नहीं सीख पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तो हमारे एजुकेशन करिकुलम में एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग की डालने की ज़रूरत है, जिससे कि आदमी का पूरा विकास हो। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इस टॉपिक को, और मेरा जो अंडरस्टैंडिंग इसके ऊपर ये आया है कि हम आज इन्फॉर्मेशन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से हमारी पर्सनालिटी इंडिविजुअली डेवलप नहीं हो रही है। तो इसी टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और मिलते हैं हमारे आज की दूसरी पैनलिस्ट मिसेस लीना महिंदले जी से। पूर्व IAS ऑफिसर लीना महिंदले एक समाज सुधारक हैं। सन 1978 से 79 में अपने कार्यकाल के दौरान महाराष्ट्र सरकार में आपने डिप्यूटी सेक्रेटरी के पद पर शिक्षा के अंतर्गत एडल्ट एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन नामक 2 स्कीम्स को लागू किया। सन 1990 से 94 तक आप भारत सरकार के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी के डायरेक्टर रह चुके हैं। सन 1990 से 94 तक आप भारत सरकार के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी के डायरेक्टर रह चुके हैं। इस कार्यकाल के दौरान आपने इंडियन माइथोलॉजी और आयुर्वेद के प्रति जागृति लाई। सन 98 से 2001 में आप नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन में जॉइंट सेक्रेटरी रह चुके हैं, जिसमें आपने पूरे भारत में भ्रमण कर महिलाओं की कानूनी समस्याओं को सुलझाया। जब हम होलिस्टिक एजुकेशन की बात करते हैं मैम, तो इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है आज की दुनिया में, लेकिन फिर भी हमारी गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ एक्शंस क्यों नहीं ले रही है, और अगर ले रही है तो क्या एक्शंस ले रही है? शिक्षा ये ऐसी चीज़ है जिस शुरू में भी आपने बताया था कि वो व्यक्ति को बनाती है, वो राष्ट्र को बनाती है, वो समाज को बनाती है, वो पूरे विश्व को बनाती है। हर तरफ से हमें यही सुनाई पड़ रहा है कि सर्वांगीण शिक्षा नीति हमारी होनी चाहिए, पर वो होती नहीं दिख रही है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आज भी, मतलब स्वतंत्रता के बाद आज हम 75 वर्ष भी मना रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे भीतर वो जो मैकॉले की जो सिस्टम थी एजुकेशन की, जिसमें ये बताया गया था कि भारतीय कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो हम हैं, और हम जो आपको सिखाएंगे उसी के बदौलत आप आगे जाएंगे। तो इस एक बात का हमारे ऊपर इतना गहरा असर अभी भी टिका हुआ है कि हम अपने को नहीं पहचान पा रहे हैं। और ये जैसे एक व्यक्ति के साथ हो रहा है, वैसे ही भारत सरकार के साथ भी मुझे लगता है कि वही हो रहा है कि हम अपनी स्ट्रेंथ को अभी भी नहीं पहचान रहे हैं। जैसे कस्तूरी मृग होता है ना जी, वो अपनी कस्तूरी को समझ नहीं पाता है, वो ढूंढता फिरता है। तो और यहाँ हम ब्रह्म कुमारी के वातावरण में बैठे हैं जहाँ स्व को पहचानने की बात होती है। तो मैं कहूँगी कि यही स्व हमारे राष्ट्र में भी इसकी पहचान होने की बहुत आवश्यकता है। किसी देश में 3 शक्तियाँ मुझे लगता है कि होती हैं। एक तो सरकार की शक्ति होती है, एक जनता की शक्ति होती है, और एक उन संस्थाओं की शक्ति होती है जो कि अपनी आध्यात्मिक प्रेरणा से लोगों को और सरकार को भी बहुत कुछ समझा सकते हैं। तो इन तीनों को आज मुझे लगता है कि एकत्रित आना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि कई मामले में आज की हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो टूटी या विखंडित
जिसको हम कह सकते हैं उस तरह से है। तो आपने जैसे बताया कि हम टेक्नोक्रेट्स पैदा कर रहे हैं, लेकिन हम उनको ये जीने का सलीका नहीं बता रहे हैं। हम उनमें कंपटीशन पैदा कर रहे हैं, कोलैबोरेशन नहीं पैदा कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद अगर इसको करना है तो कैसे करना है, ये भी एक बहुत महत्व का सवाल हो जाता है। और देखिए, आज हम अगर स्टैटिस्टिक्स देखते हैं कि स्कूली ड्रॉप आउट्स या जो पूरी पॉपुलेशन है हमारी, जो जिसे शिक्षित होना चाहिए, उसमें से पहली से चौथी कक्षा आते आते हमारे कम से कम 30% बच्चे जो हैं वो वहीं पे ड्रॉप आउट हो जाते हैं। फिर आप 5वीं तक जाओ, 8वीं तक जाओ, 10वीं तक जाओ, तो ड्रॉप आउट की परसेंटेज बढ़ती चलती है। और 10वीं के बाद जब हम देखते हैं कि कितने बच्चे स्कूल में जा रहे हैं या कॉलेज में जा रहे हैं, तो इट इज़ नॉट मोर देन 30% स्टिल। इसका मतलब 70% बच्चे तो हमारी शिक्षा की प्रणाली में आ ही नहीं रहे। क्या हम ये कहें कि वो अज्ञानी हैं? तो नहीं, वो अज्ञानी नहीं हैं। वो कहीं ना कहीं से ज्ञान ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से कुछ कला सीख रहे हैं और कहीं ना कहीं से अपने जीवन निर्वाह की विधि को वो सीख रहे हैं। लेकिन हम उन्हें शिक्षित कहने में कचराते हैं, हम उन्हें शिक्षित कहना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे दिमाग में शिक्षा का अर्थ हो गया है मैट्रिक का सर्टिफिकेट, 12वीं का सर्टिफिकेट, डिग्री का सर्टिफिकेट। बाजार में सब्जी बेचने वाले, ठेले चलाने वाले ये लोग भी हैं, लेकिन उन्हें भी ये पता है कि उनका जीवन निर्वाह कैसे करना है। राइट। तो लेकिन उनको हम आज अशिक्षित कहते हैं। राइट। और एक बीए पढ़ा लिखा या इंजीनियर पढ़ा लिखा बच्चा है, वो घर में इसलिए बैठा हुआ है कि उसे नौकरी नहीं मिल रही है, उसे हम शिक्षित कहते हैं। तो बेसिकली जो एजुकेशन का पर्पस है वही और हमें इन व्याख्याओं को दोबारा समझना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इन व्याख्याओं को हम जब तक भारतीय परिप्रेक्ष्य में इन व्याख्याओं को नहीं समझेंगे, तब तक हम अपनी शिक्षा नीति में वो सुधार नहीं ला पाएंगे जहां हम सर्वांगीण शिक्षा की बात कर सकते हैं। रीना जी, आपने एक बहुत अच्छी स्टैटिस्टिक्स दी थी। आई थिंक हमारी ऑडियंस को ये जानना बहुत ज़रूरी है। आपने कहा था 1700 तक हमारी जीडीपी 1/3 ऑफ वर्ल्ड जीडीपी थी जी। उसके बाद जब अंग्रेज आए, उसके बाद ये 33% से 2% बन गई। 2%। तो क्या इसका लिंक होलिस्टिक एजुकेशन से है कि होलिस्टिक एजुकेशन था जिसकी वजह से जीडीपी इतनी हाई थी और उसके बाद होलिस्टिक एजुकेशन सिर्फ एजुकेशन बन गया है? अगर ऐसा है तो थोड़ा सा हाईलाइट उस पर करें। जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि इवन हम मैकॉलेज के जो उसके जो सारे कागजात हैं, रिकॉर्ड्स जो हैं, उनमें भी हम ये पढ़ते हैं कि उन्होंने एक सर्वे करवाया था कि भारत में पहले कितने स्कूल थे, पाठशालाएं क्या थीं, वनशालाएं क्या थीं। तो उसने ये कहा था, ये लिखा गया था कि हर गांव में स्कूल हुआ करते थे, हर गांव में बच्चे बच्चियां हर प्रकार के लोग पढ़ते थे, पर वहाँ पर उन्हें जो पढ़ाया जाता था उस पढ़ाई में कहीं ना कहीं उनकी अपनी कला का विकास, जो उनका हस्त कौशल्य है उसका विकास, उनकी वोकेशनल मतलब व्यवसाय में जाने की जो ज़रूरत है उसकी शिक्षा, ये सारी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था गांव में हुआ करती थी। फिर मैकॉले ने इसको जब चेंज किया, उसने नाम दिया यूनिवर्सल एजुकेशन। लेकिन जो यूनिवर्सल है मतलब हर एक को सरकारी स्कूल में डालो, ये उसका अर्थ निकला। आज हमने वन जीवन को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। ये भी एक ब्रिटिश सिस्टम का ही हिस्सा था। उन्हें हमारे वनों से जो उपज लेनी थी, खास करके लकड़ी, उस लकड़ी को लेने के लिए उन्होंने जो सामान्य जनता है उसके वन जाने पर रोक लगा दी और कहा कि वन जो है वो सारी तरह से सरकारी संपत्ति है, इसलिए कोई व्यक्ति वन में नहीं जाएगा। तो हम पूरी तरह से अपने जो हमारी एक डिस्कनेक्ट हो गया। आज जब हम कहते हैं कि हमारे यहाँ होलिस्टिक एजुकेशन नहीं है और उसमें जो सबसे पहले जो अखरने वाली चीज़ हमें दिखती है वो ये है कि हमारे बच्चे प्रकृति से एकदम कटे हुए जी।
वो जो प्रकृति से कटने की बात है, वो भी कहीं ना कहीं इसी हमारी प्रणाली का एक हिस्सा है। निराली जी ने बहुत अच्छी बात कही, प्रकृति से हम कट चुके हैं। और उन्होंने कहा माइंड बॉडी सोल को इंटीग्रेट करके एजुकेशन में लाना चाहिए। हम ये तो समझ चुके हैं कि एक समय था जब हम इंटीग्रेटेड थे नेचर के साथ, स्किल बेस्ड लर्निंग थी, और उसके बाद किसी तरीके से कोई और फिलॉसफी आई और हमसे वो हमारी चीज़ छीन ली गई है, हमसे डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। तो स्वाति जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका प्रयास रहा है ग्राउंड लेवल पे, फील्ड लेवल पे वापस उनको उन चीज़ों से रिकनेक्ट करने का। तो थोड़ा सा अनुभव आप बताएंगे कि आप कैसे कर रहे हैं, और उसमें कुछ बॉटलनेक्स अगर आ रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं, तो कैसे आ रही है। इससे पहले हम जानते हैं मिसेस स्वाति बेडेकर जी के बारे में। वडोदरा की रहने वाली मिसेस स्वाति बेडेकर एक पैशनेट साइंस एजुकेटर हैं। वात्सल्य फाउंडेशन वडोदरा के सानिध्य में आपने सखी प्रोजेक्ट की शुरुआत की। आपने 2500 से ज्यादा महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं और आज भी कर रही हैं। महिलाओं को स्किल एजुकेशन देकर आपने उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है ताकि वे सब एक बेहतरीन एंटरप्रेन्योर बन सकें। आप वात्सल्य फाउंडेशन वडोदरा की ट्रस्टी हैं और साथ ही वडोदरा हेरिटेज के रोटरी क्लब की अध्यक्ष भी। इसके अलावा आप इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी वुमेन्स एसोसिएशन की पूर्व अध्यक्ष हैं तथा डिस्कवरी साइंस रिसोर्स ग्रुप की डायरेक्टर हैं। आप SM ग्राफिक्स की प्रोप्राइटर हैं। आपने केमिस्ट्री में मास्टर्स किया है और मुंबई यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट में मास्टर्स किया है। इसके बाद आपने स्कूल एजुकेशन रिसर्च विंग TIFR से MSc भी किया है। हमने कुछ साल पहले बच्चों के बीच में एक सर्वे किया था। हमने ऐसे लिखने के लिए कहा निसर्ग, नेचर इस सब्जेक्ट पर दूसरी तीसरी कक्षा के शहर के बच्चों को और दूसरी तीसरी कक्षा के जंगलों में रहते हैं उन बच्चों को। वन में जो बच्चे रहते थे जो फॉरेस्ट से बिलोंग करते हैं, उन्होंने बहुत सुंदर उसका एक डिस्क्रिप्शन दिया। वन में क्या क्या होता है, जैसे पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, पंछी, प्राणी, उनका खान पान, कैसे ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, उनका फूड चेन क्या है। एक बहुत सुंदर स्टेटमेंट उन्होंने एक निबंध में मैंने पाया कि ये सब चीज़ें, ये पेड़ पौधे, पर्वत, नदियाँ, ये सब मिलके निसर्ग बनाते हैं। अब इसमें कहीं पे भी निसर्ग एक ह्यूमन बीइंग्स के लिए रिसोर्स है, इसका कहीं पे भी जिक्र नहीं था। मतलब वो अभी भी जुड़े थे उस चीज से। लेकिन यही जब हमने शहरी बच्चों के एसेस देखे, उसमें जंगल में ट्रीज होते हैं, उससे फर्नीचर बनता है, वो बड़े काम के होते हैं, उसमें हमें फल भी मिलते हैं। जंगल में रहने वाले पक्षी वो फल फ्री में खाते हैं और मतलब उसकी सीड्स है, उन्हें वो वही डालते हैं और फॉरेस्ट को, वो जंगल को गंदा कर देते हैं। डू नॉट लिटर वाली मेंटालिटी यही सीखे होते हैं ना वो अपनी स्कूलों में। तो ये कहीं इतना सारा डिस्कनेक्ट, और ये दो जगहों में जैसे मैंने बताया डिस्टेंस इज जस्ट 100-125 किलोमीटर का, जहाँ इजीली जाया जा सके, लेकिन बच्चे नहीं गए हैं। कहीं ना कहीं वो कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड है अपनी मिट्टी से या अपनी आसपास की चीज़ों से। और यही वो बात है जो मतलब होलिस्टिक एजुकेशन ना होने के कारण या कहीं ना कहीं अपनी मातृभाषा में शिक्षण ना मिलने के कारण, क्योंकि कहा जाता है एक 5 साल तक बच्चा जब होता है तब तक जो भी वो सुनता है उसी भाषा में वो विचार कर सकता है, उसी भाषा में वो सब कुछ बहुत अच्छी तरह से कॉम्प्रिहेंड कर सकता है। तो वो ना होने के कारण क्योंकि हम देखते हैं, अभी भी देखते हैं, गांव में जब जाते हो ना, दूध का व्यवसाय करते हैं बच्चे या कोई और अन्य व्यवसाय करते हैं, तो घरों घरों में दूध बांटने जाएंगे, उससे पूछो आज क्या किया, तो अपने माइंड में हॉरिजॉन्टल मैथ करके इस घर में इस लीटर का इतना रुपया कर करके 2 मिनट में उसका
आंसर आ जाएगा। लेकिन जब भी वो स्कूल में आता है, तब जब अल्गोरिदम्स आते हैं, एक के नीचे एक वर्टिकल मैथमेटिक्स करना होता है, तो उसके लिए वो बड़ी अजीब सी चीज़ हो जाती है, कुछ समझ में नहीं आता। तो जो एक नेचुरली हमें आता है, जिससे हम आसानी से जुड़ सकते हैं, कहीं ना कहीं हम उससे छूट गए हैं। और स्कूली शिक्षा में इसका वापस आना, पर्टिकुलरली हैंड्स ऑन लर्निंग, हमारे शहर के बच्चों को आजकल ना कोई काम दे दो करने को, उन्हें अच्छा नहीं लगता। कुछ ऐसे काम भी जो अगर स्कूल में हम आए तो नहीं, ये इससे मेरे कपड़े गंदे होंगे, या मतलब ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें उनके मन में आती है कि ये मेरा काम नहीं है, ये किसी और का काम है। ये हमें कहीं ना कहीं शिक्षा के से निकाल के हैंड्स ऑन लर्निंग पर, भले वो उनकी शिक्षा क्यों ना हो, राइट, जैसे पौधों को उगाना, ज़रूरी नहीं है कि साइंस प्रोजेक्ट अगर दिया जाए तो आजकल पता है शहरों के स्कूलों में क्या करते हैं, कॉटन में पानी भर के उसमें सीड डालेंगे, सीड का जर्मिनेशन वैसे देखो। क्यों ना मिट्टी में ही उसे डाला जाए और मिट्टी में पौधे को बड़ा होते हुए उसे बताया जाए, सिखाया जाए। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का अपने शिक्षा में वापस आना ज़रूरी है। हमारे गीत, हमारा संगीत जो फोक है, उसका भी शिक्षा में और शिक्षा के साथ जुड़ा जाना ज़रूरी है, क्योंकि यही सारी चीज़ें हैं जिनसे हम क्या है इसके बारे में जानते हैं। क्योंकि हम यही की मिट्टी से अगर बने हैं, बड़े होने वाले हैं, तो वो मिट्टी क्या है, वो हमें क्या देती है, राइट, इसका जानना ज़रूरी हो जाता है। आपने बहुत अच्छा कहा। एक बच्चा जब स्कूल गया तो उसने एल्गोरिथम देखा, मुझे याद आ गया, ऐसी काफ़ी एफर्ट्स डाले जा रहे हैं देश के अंदर। लेट्स लीव द शो एट अ वेरी पॉजिटिव नोट, कि कुछ पॉजिटिव एक्टिविटी ऐसी हो रही है। मैंने खुद देखा, हिमाचल में एक स्कूल है जिसका नाम है उड़ान, जहाँ बच्चे आते हैं, उन्हें कोई एग्जामिनेशन नहीं देना होता है, स्किल बेस्ड लर्निंग, उसे जो अच्छा लगता है उसमें प्रोग्रेस करते हैं। तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, 6 साल का बच्चा आया, टाइपराइटर पे बैठ गया और फिर उसने पूछा ये क्या अल्फ़ाबेट है, ये डी है, ये ई है। कुछ समय बाद उसने जो उसे अच्छा लगा उसी डायरेक्शन में उसे हेल्प दी गई। 6 महीने बाद वो किताब पढ़ने लगा। फिर किसी ने उसे आज के पूछा ABCD बताओ, बोले नहीं आती। तो उसने बोला क्या ABCD इसी ऑर्डर में जानना ज़रूरी है, मैं किताब पढ़ लूँ तो नहीं चलेगा, राइट। यहाँ पर वही आता है ना, पर्पस ऑफ एजुकेशन क्या है। एक मेथड हमने बना दिया है, सेट कर दिया है। क्योंकि और एक एग्जामिनेशन पेपर स्कूल के अंदर मैं पढ़ता था, एग्जामिनेशन पेपर ये फर्स्ट आया है, हाउ कैन वन एग्जाम डिटरमाइन द फ्यूचर एंड कैपेबिलिटी ऑफ एवरी स्टूडेंट। सो बच्चों के अंदर ये मानसिकता आ जाती है कि एक एग्जामिनेशन पेपर इसने 99 लेके आया है तो ही इज द बेस्ट, और ये साइकोलॉजी में उसके रहता है। बल्कि हम सब जानते हैं एवरीबडी इज यूनिक, सबके अंदर एक कला है। क्या हम उसकी कला को उस डायरेक्शन में उससे हम डेवलप करते हैं या नहीं करते? इस टॉपिक के ऊपर हमने कुछ व्यूज लिए हैं, आइए देखते हैं। धौलाधर हिल्स में बच्चों की कल्पनाओं को पंख दे रहा है उड़ान, जहां एक्सपीरियंशियल लर्निंग द्वारा बच्चों का सर्वांगीण विकास Udan is a space which allows the child to be. The vision was to have a place for children where they could explore flights of imagination. उम्र में कच्चे ये छोटे बच्चे हैं भोले भाले। Would you teach a child all the numbers, okay, what is 1 plus 2, 1 plus 4, 1 plus 5 and so on and so forth? Or would you just tell him how to add, and then whatever he needs to add, he'll add? So it's those building blocks which are more important. Tyrannosaurus, T-Rex, Pterodactyl, Brachiosaurus, Gallimimus. एक स्कूलिंग जो मेन स्ट्रीम स्कूलिंग सिस्टम में तो आजकल एक चीज़ चला है कि रट्टा लगाओ, पढ़ाओ, एग्ज़ाम लो, नंबर से उनको आंको। यहाँ अपने क्षेत्रों के सभी माहिर लोग आते हैं जो बच्चों के साथ रचनात्मक तरीके से अपने अनुभव साझा करते हैं। एक और अद्भुत लर्निंग स्पेस एबल,
यानी कि एक्सपीरियंस बेस्ड होलिस्टिक लर्निंग एनवायरनमेंट को बीच 1 में क्रिएट किया है हसमुख सपनावाला ने, जो पेशे से एक साइंटिस्ट हैं। Whatever I worked on was not taught in universities for the next 10 years, which made me realize that we should create an environment where children start with research and then end up in facts. Today's environment, the children start with facts and then they end up in research. एबल एक ऐसा लर्निंग स्पेस है जहां बच्चों और युवाओं को प्रकृति के साथ जोड़कर हर प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए उन्हें सक्षम बनाया जाता है। Children will learn by doing, and whatever you learn by doing is rarely forgotten. It is also helpful in applying the learnings to solve problems in our day-to-day life. मुंबई में आसपी श्रॉफ और उनके परिवार द्वारा पॉसिबिलिटीज यूनिवर्सल में नई पीढ़ी के बौद्धिक विकास के साथ आत्मशक्ति के विकास के लिए स्कूल कॉलेज के छात्रों, गांव व कस्बों के साथ इनोवेटिव एक्टिविटीज, एनवायरमेंटल गेम्स एंड शेयरिंग्स द्वारा जीवन के अवसरों को उत्सव की तरह जीने का सलीका सिखाया जाता है। यहाँ बच्चों, युवाओं, महिलाओं और अंडर प्रिविलेज्ड वर्ग को वेदों और उपनिषदों का अमूल्य ज्ञान दिया जाता है, जिससे उनके जीवन में नैतिक मूल्यों का विकास होता है। इंदौर में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा संचालित शक्ति निकेतन एक ऐसा गर्ल्स हॉस्टल है जहां छात्राओं में शिक्षा के साथ संस्कारों को भी पोषित किया जाता है। शक्ति निकेतन में जो बालिकाएं अध्ययन करती हैं, स्कूली शिक्षा तो वो बाहरी स्कूल कॉलेज में जाकर पढ़ती हैं, लेकिन आध्यात्म जो वो यहाँ सीखती हैं उससे उनके अंदर ये आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला आ जाती है। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, सामने से कैसा भी व्यवहार आ रहा हो या परिणाम कैसा भी हो, लेकिन वो स्टेबल माइंड रहते हैं। गुरुकुल मॉडल पर आधारित इस हॉस्टल में आध्यात्मिक विकास एवं सात्विक जीवन शैली का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। अब हम स्वागत करते हैं उषा दीदी जी का। उषा दीदी, हम आपसे जानना चाहते हैं, आपने सुना हम सबकी बातें, डॉक्टर साहब अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट में इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रही हैं, स्वाति जी अपने कार्य क्षेत्र में कुछ न कुछ कर रही हैं, इन्होंने ब्यूरोक्रेसी में क्या क्या एक्सपीरियंसेस किए, गवर्नमेंट लेवल पे वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और आपने भी डेफिनेटली इसमें प्रयास किया होगा कि इनर स्ट्रेंथ पर काम किया जाए। और आज ये शो महिलाओं का है। इनर स्ट्रेंथ पर जब आप काम करने का प्रयास करते हैं तो कहाँ कहाँ आपको परेशानी आई और क्या क्या आप कर रहे हैं और क्या हो सकता है ताकि ब्रॉड लेवल पर, मास लेवल पर जो हमारी ऑडियंस सुन रही है, अच्छे काम जो हमने डिस्कस किया उसको रेप्लिकेट किया जाए। ये हम आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं उषा दीदी के बारे में। पहले ब्रह्मा कुमारी सिस्टर उषा, आप माउंट आबू में स्थित ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्यालय में एक वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका हैं और एक मैनेजमेंट ट्रेनर हैं। आध्यात्मिकता को आपने जीवन में पूर्ण रूप से धारण किया है। सन 1980 में आपने अपना सारा जीवन मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। मॉडर्न मैनेजमेंट को आध्यात्मिकता से जोड़ने के लिए आपने भारत के बहुत से बड़े उद्योगों के हाई रैंक ऑफिसर्स और मैनेजमेंट स्टाफ के लिए सेल्फ मैनेजिंग लीडरशिप कोर्सेज करवाए हैं। आपने रामायण और भगवद गीता जैसे महान ग्रंथों पर गहन शोध किया है और एक ऐसा प्रेजेंटेशन तैयार किया है जो विश्व भर में अभूतपूर्व है। यह प्रेजेंटेशन भारत और विदेशों में मॉडर्न लाइफस्टाइल में आध्यात्मिकता के व्यवहारिक उपयोग को दर्शाता है। आपके इस गहन शोध ने ग्रंथों के प्रति लोगों की सोच को एक नया दृष्टिकोण दिया है। जैसे भाई साहब ने कहा कि माइंड, बॉडी, स्पिरिट तीनों को इंटीग्रेट करना चाहिए। आपने नेचर के साथ भी इंटीग्रेशन की बात किया है। आपने किस तरह से ग्राउंड लेवल से हमें एजुकेशन, माना सबसे पहले तो मैं कौन हूँ उसको समझने की बात की है। और ब्रह्मा कुमारीज जो कार्य कर रही है तो वो एजुकेशन शब्द जो है, एक्चुअली कहा जाता है कि एजुकेशन शब्द लैटिन शब्द से आया है एड्यूकारे, और एड्यूकारे का मतलब जो भीतर है
उसको बाहर निकालना। तो जैसे आपने कहा कि हर एक बच्चे को खुला छोड़ दिया जाता है उड़ान के लिए, जब आपने कहा, और वो जो चाहता है वो विकास उसका उस डायरेक्शन में विकास हो, तो जो हमारे भीतर शक्ति है उसको बाहर ले आना है। और उसको बाहर ले आने के लिए स्व को जानना जरूरी है कि हम कौन हैं, हमारी क्षमता क्या है, हमारी वास्तविकता क्या है, और तभी हम उसको बाहर ले आ सकते हैं। क्योंकि जब तक आत्मा की वास्तविकता को नहीं जाने, और इसीलिए ब्रह्मा कुमारी गांव-गांव तक अगर गई है तो यही स्पिरिचुअल एजुकेशन, दूसरे सब एजुकेशन तो बाहर मिलता ही है, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो जो एक सर्वांगीण होलिस्टिक में अगर एक सेक्शन रह गया है वो है स्पिरिचुअल, कि आपको दूसरे सब बातों का ज्ञान मिल जाएगा, लेकिन जो स्पिरिचुअल ज्ञान है उसकी कमी है। तो हम लोगों ने वहाँ से ही आरंभ किया। आज ब्रह्मा कुमारी अगर शिक्षा के लेवल में, चाहे इंडस्ट्री के लेवल में, जहाँ हम मैनेजमेंट कोर्सेज कराते हैं, या जहाँ पर वैल्यू एजुकेशन का जो स्कूल्स में हम लोग ने इंट्रोड्यूस किया है, हर जगह यही हमारा एक प्रयत्न रहता है कि आंतरिक चेतना को जागृत करना जी। जब तक वो चेतना जागृत नहीं होती है तब तक कोई चेंज नहीं आएगा। कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़े, ये सीखे, बाद में वो नौकरी के बिना घर बैठ जाता है, क्योंकि उनके अंदर में वो क्षमता आती नहीं कि हम कुछ करें। जैसे बहन जी ने बहुत सुंदर कहा कि हम कुछ करें, माना दूसरे के अंडर काम करना पसंद कर रहा है, लेकिन अपनी जो एक अंदर की शक्ति है वो जागृत नहीं होती। और क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसको अपनी वास्तविकता के बारे में पता ही नहीं है, ज्ञान नहीं। आज इसीलिए व्यक्ति शिक्षित हो जाता है, और देखा गया है कि जितना वो शिक्षित होता है उसका ईगो लेवल इतना ही बढ़ जाता है। और इसी कारण से वो ईगो लेवल जब क्लैश होता है, तो वो ईगो लेवल क्लैश होने के कारण कितने प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते। लेकिन जब उसकी ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग अंदर से आती है तो नेचुरल है उसका ईगो लेवल डाउन होता है, उसके अंदर निर्माणता सहज भाव से आती है, और तब वो खाली खुद को समझता है ऐसा नहीं, लेकिन दूसरों को भी समझने का प्रयत्न करता है एज एन इंसान। हर एक को उस दृष्टिकोण से देखता है, उसको समझता है, और तब जाकर के वो ईगो क्लैश होने के बजाय वो एक दूसरे के साथ, जो कोलैबोरेशन की बात आपने किया, वो कोलैबोरेट कर सकता है दूसरों के साथ, और उनके साथ डाउन टू अर्थ जी सकता है। हाँ? चाहे बहन जी को हम देखते हैं, आपको देखते हैं, आप एजुकेशन के फील्ड में हैं, या आप ब्यूरोक्रेसी के साथ डील कर, लेकिन हर जगह अगर आपका ईगो किसी से क्लैश नहीं किया तो उसका कारण क्या था? कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के कारण ही आप सबके साथ मिलकर के काम कर सकते हैं। लेकिन आज जितने बड़े लेवल्स है इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के बाद, या जितने डिग्रीज प्राप्त करने के बाद, अगर वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं है, तो आज जो मिसाइल्स बनाने वाले हैं या जो टेररिस्ट है वो भी हाईली एजुकेटेड है ना, हाईली एजुकेटेड है, लेकिन वो क्रिएटिव नहीं कर पा रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी चेतना में जागृति नहीं है। तो ये चीज होलिस्टिक अप्रोच की जब बात करते हैं एजुकेशन में, खाली वीमेन के लिए नहीं, हाँ, एक वीमेन को शिक्षित करने से या आध्यात्मिक जागृति लाने से वो सारे परिवार के अंदर जागृति लाती है, सारे समाज के अंदर जागृति लाती है। लेकिन आज हर एक व्यक्ति के अंदर भी जब ये आध्यात्मिक चेतना की जागृति आएगी, तब शायद ये संसार को, समाज को हम बहुत अच्छी एक दिशा दे सकेंगे। बहुत खूबसूरत तरीके से आपने इस चीज़ को समझाया है कि एक शिक्षित व्यक्ति और ज्ञानी व्यक्ति में क्या फ़र्क होता है, और किस तरह से ये हमें अपनी पर्सनल लाइफ में हेल्प करता है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था राज को कि आज हम डिग्रीज तो ले रहे हैं, लेकिन फिर भी जब हमें अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, कुछ चुनौतियाँ आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो कम हो जाता है। आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से अपने एक्सपीरियंसेस सुनाए। दीदी ने इसका स्पिरिचुअल एंगल बहुत खूबसूरती से दिया, और हम ये समझ पाए हैं कि
आज की तारीख में एफर्ट्स तो डाले जा रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा मोमेंटम देने की आवश्यकता है और ये एहसास करवाने की आवश्यकता है कि आई एम नॉट वेल अनलेस वी ऑल आर वेल। क्योंकि जब तक हम ये नहीं मानेंगे कॉन्शियस लेवल पे कि हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, अगर वो सफ़र कर रहे हैं तो सफरिंग मेरे पास आएगी। जब तक ये अवेयरनेस हमारे अंदर नहीं आएगी तब तक हम ओवरऑल नहीं सोचेंगे। तो हमें किसी तरीके से स्पिरिचुअलिटी को, ज्ञान को इंटीग्रेट करना है अपनी फैमिली में। स्पेशली जैसे महिला का शो है, एक महिला बच्चे को जन्म देती है, तो बच्चे को जन्म देने से पहले 9 महीने भी जो भी हम महिला के साथ बातें करते हैं या वो जो उनको एक्सपोजर मिलता है वो बच्चे के अंदर भी आ रहा है। तो हमें किसी तरीके से अपनी सोसाइटी को ऐसे इवॉल्व करना है कि दे कैन सी बियॉन्ड, दे कैन सी द बियॉन्ड, जो ट्रैप या जो दिखाया गया है उसके बियॉन्ड देखें, ताकि हम एक दूसरे से जुड़कर देखें, एक यूनिफाइड वननेस के हिसाब से देखें। तब जाकर आई थिंक वी कैन ग्रो टू होलिस्टिक एंड वी कैन लिव होलिस्टिकली। बिकॉज एक बार होलिस्टिक एजुकेशन आ गया, वी हैव टू लिव होलिस्टिकली। एंड ये प्रयास है इस शो का कि महिलाएं मुस्कुराएगी, होलिस्टिक एजुकेशन होगा तो मुस्कुराएगी, और वो मुस्कुराएगी तो समाज मुस्कुराएगा, समाज मुस्कुराएगा तो देश मुस्कुराएगा। इसी थॉट के साथ हम आप सबको धन्यवाद देते हैं। आपने अपना समय दिया, इनपुट्स दिया, अपने क्षेत्र में आप अच्छा काम कर रहे हैं। मे गॉड गिव यू मोर पावर इन योर फील्ड। तो आज का प्रोग्राम हम यही ख़त्म करते हैं। अब फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक प्यारी सी मुस्कान लेके। तब तक आप सब व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार। प्राचीन भारत में शिक्षा का लक्ष्य केवल डिग्री नहीं होता था, बल्कि नैतिकता के साथ मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना होता था। भारत ने 0.0 विमान को आविष्कृत किया, सर्जरी के क्षेत्र में अनेक अनुसंधान किए। इन प्राचीन वैज्ञानिकों के पास कोई डिग्री नहीं थी, योग्यता थी, और योग्यता के पीछे सफलता चलती है। राजयोगिनी उषा दीदी ने बिल्कुल ठीक संदेश दिया है कि हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए, प्रकृति से जुड़े रहना चाहिए, स्वयं से जुड़े रहना चाहिए, अपनी क्षमताओं को पहचानना चाहिए और सर्वांगीण शिक्षा एवं आध्यात्मिकता की राह पर चलना चाहिए। ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय पिछले 8 दशकों से इसी कार्य में अग्रसर हैं। बहना हूँ तेरी मिटिया
मुझको, बढ़ने दो मुझको, सबको सवारूंगी मैं। मत रोको पढ़ने से, गहना हूँ मैं गढ़ने से। मत रोको पढ़ने से, गहना हूँ मैं गढ़ने से। सैनिक बनूंगी, रक्षा करूंगी, भारत सवारूं